फिर से कर दो, वही है क्या? दूसरा है राष्ट्रवाद एवं नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें हम लोग पढ़े कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म जो होता है, राष्ट्रवाद का मतलब समझा दिए थे पिछले वाला में कि राष्ट्रवाद क्या होता है, जो देश के प्रति जो लगाव और भावना होता है, जो प्रेम होता है उसकी संस्कृति के प्रति, देश के लोगों के प्रति, तो वो सारा चीज क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। और इसमें हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद से कैसे संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। तो राष्ट्रवाद के साथ साथ में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या इसमें भूमिका है, इन सारी चीजों को देखेंगे यहाँ पे। तो 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। देखिए 1799 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर, एक डायरेक्टरी नाम का क्या था, शासन था यानी कि शासन कई तरह का होता है ना जी। अब जैसे कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहने का मतलब लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, लोगों का अधिकार होता है, सभी लोगों का उस शासन में अधिकार होता है। तो यहाँ पर एक शासन चला करता था उस समय में जो डायरेक्टरी शासन था। तो उस शासन को क्या किया ना नेपोलियन बोनापार्ट, उसको समाप्त कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। खत्म करके और प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। और वहां पर जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का जो सत्ता था, ठीक है, उस पर खुद अधिकार कर लिया, ठीक है ना, उस पर खुद बैठ गया उस सत्ता पर कि हम चलाएंगे और फ्रांस को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट भी बन गया। देखिए 1804 ईस्वी में क्या हुआ, उसका शासन जैसे समाप्त कर दिया। किसका शासन समाप्त किया बताइए, डायरेक्टरी शासन समाप्त किया, ठीक है। अब प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस की सत्ता को जैसे अधिकार कर लिया तो 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट भी बन गया। 1804 ईस्वी में क्या हुआ, सम्राट बन गया। कहाँ के, फ्रांस के। ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। कई ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री में, इतिहास में क्या होता है, जो डेट होता है उसको मेन होता है याद रखना, बाकी चीज तो कहानी है। कहानी, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं, ठीक है। बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। तो कहने का मतलब कहानी की तरह लिख देना है और में ईस्वी उसवी लगा देना है, जैसे कि कितना ईस्वी में जैसे कि वो सम्राट बना, है ना। तो इसमें जो मेन याद करने वाला चीज होता है ना, वो डेट होता है और उस राजा का नाम होता है जिसने अधिकार किया था, है ना, जिसको हटाया गया था, और कहाँ का, कौन जगह का। तो ये तीन चीज को जो है ना लिख करके याद कर लो, बाकी सब कहानी बना के सेटअप कर दो, बात खत्म है, समझ गया। तो इतिहास इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट है। लोग इसको हवा बना देता है, इतिहास भारी है, अरे कुछ नहीं है, सिर्फ डेट याद कर लिया ना तब बना देगा, हवा बना देगा इसको। क्या समझा, एग्जाम में मार के गर्दा उड़ा देगा, क्वेश्चन सेटर भी कहेगा कि जो है जैसे कि क्या हो गया। देखो यहाँ पे तो 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट भी बन गया था। 1804 ईस्वी जैसे हुआ तो फ्रांस का जैसे कि सम्राट बन गया, सम्राट मतलब वहाँ का राजा बन गया कि अब हम फ्रांस को चलाएंगे। तो सम्राट के रूप में उन्होंने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप का अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देखिए सम्राट के रूप में जैसी हुई वो सम्राट बना, जैसी वहाँ का राजा बन गया, उन्होंने ब्रिटेन के अतिरिक्त, जो ब्रिटेन एक देश था, ब्रिटेन के अलावा, अतिरिक्त का मतलब क्या समझे, अलावा। यहाँ किताबी भाषा में लिखता है अतिरिक्त। हम पहले भी बता दिए हैं कि जो परीक्षार्थी होते हैं वो अपने शब्दों में उत्तर लिखना है, उनको अपने शब्दों में उत्तर लिखना है, ना कि किताबी भाषा में लिखना है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अतिरिक्त लिखेंगे, यहाँ पर अलावा लिखेंगे, समझा, ताकि जो चेकर होता है ना, जो चेक करता है कॉपी को, उसको समझ में आएगा कि एकदम ये लड़का जो है एकदम अपना शब्द में लिखा है, एकदम नंबर देगा। किताब वाला भाषा लिखेगा समझ जाएगा कि गाइड में से छाप दिया देख के चीट से, ठीक है ना, तो नंबर वहीं पर काट लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट के रूप में उन्होंने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देखिए जैसे सम्राट बन गया उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के अलावा, ब्रिटेन एक देश है तो ब्रिटेन मतलब कथी, इंग्लैंड, हाँ, तो ब्रिटेन के दूसरा नाम इंग्लैंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है, लंदन में, लंदन में है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। तो ये तीनों नाम जो है एक ही है, ठीक है। तो अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देखिए ब्रिटेन के अलावा जो यूरोप कंट्री, यूरोप महादेश था, कंट्री नहीं, यूरोप क्या था, महादेश था, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कहने का मतलब उस पर भी अपना अधिकार जो होता है, हाँ, अधिकार स्थापित कर लिया, मतलब कि एक तरह से उस पर जमाया, ठीक है ना। यूरोप के कंट्री पर, यूरोप के देशों पर, जैसे कि यूरोप के अंदर में हम बता दिए थे, जैसे कि इटली हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस तरह से और भी सारा कंट्री सब है ना। तो आगे चलते हैं। फिर है कि फ्रांसीसी आधिपत्य एवं आश्रित राज्यों में नेपोलियन संहिता लागू की गई। देखिए फ्रांसीसी आधिपत्य, जो फ्रांसीसी
जो राजा था उसने क्या किया कि आधिपत्य मतलब कि अधिकार जैसे कि किया एवं आश्रित राज्यों में नेपोलियन संहिता लागू की गई। और जो उस राज्य पर आश्रित था यानी कि उस राज्य पर डिपेंड करता था, निर्भर करता था, ठीक है, तो उस पर भी जो नेपोलियन का संहिता लागू की गई यानी कि नेपोलियन का जो भी नियम कानून था, जो भी नियम नेपोलियन का जो भी विचार था उसको कहाँ पे लागू किया गया? जो राज्य उस पर आश्रित था यानी कि निर्भर था, ठीक है ना। किस पर निर्भर था? फ्रांस पर निर्भर था। और नेपोलियन कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का सम्राट था, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी आधिपत्य एवं आश्रित राज्यों में नेपोलियन संहिता लागू की गई। फ्रांसीसी, देखिए फ्रांस में तो था ही उसका आधिपत्य यानी उसका अधिकार था ही, और वहां पर जैसे कि उस फ्रांस पर जो डिपेंड था, जो निर्भर था, उस पर भी वहां का जैसे कि नेपोलियन का संहिता लागू की गई। मतलब नेपोलियन जो था ना उसका नियम कानून को वहां पर भी लागू किया गया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। जी चंद्र सर आएंगे, आप प्लीज बैठिए, आपको हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो टाइम भी हो रहा है। कोई बात नहीं, हम तुरंत पढ़ा दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा देर बैठिए। देखिए क्या है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। देखिए क्या हुआ कि 1804 ईस्वी में, फिर हम लोग बात कर रहे हैं कब का? 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा, जो नेपोलियन का संहिता यानी कि नेपोलियन का जो भी अधिकार वगैरह था, जो भी उसका नियम कानून वगैरह था, उसके द्वारा क्या हुआ कि जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर, जो जन्म के वक्त से ही जो विशेष अधिकार होता है, जैसे कि कोई, जैसे इस देश में बच्चा का जन्म होता है तो उसका क्या हो, जन्म के वक्त से ही एक विशेष अधिकार उसका हो जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। विशेष, आप जैसे कि आपका बेटा हो गया तो उसका भी अधिकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और उसका अधिकार आपके घर में भी है और इस देश में भी उसका अधिकार है। एक नागरिक होने का अधिकार है कि नहीं है? तो बस यही बात यहाँ पर लिखा गया है। बिल्कुल, मेरा भी है अधिकार। आपका बेटा का ना सर? अरे मेरा बेटा का अधिकार है, हमरो अधिकार न है जी। छोड़ो ना सब, आगे चलते हैं। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपना गया। 1804 ईस्वी में क्या हुआ, नेपोलियन जो था उस संहिता द्वारा जन्मजात विशेष अधिकार, जो भी जन्म लेता था उसको जो विशेष अधिकार दिया जाता था उसको क्या किया, समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त कर दिया कानून के द्वारा। किसके द्वारा समाप्त किया? कानून के द्वारा। और कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया, उसको समाप्त कर दिया। आज जो समानता का सिद्धांत था, समानता का सिद्धांत मतलब सबको एक बराबर समान अधिकार, मतलब सबको बराबर अधिकार देने का कार्य किया गया, देने का काम किया गया। बात है समझ में? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट लिख दिया है, बहुत अच्छा लगा हमको कि जो मतलब वहाँ का जो समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया, मतलब सबको एक समान अधिकार दिया गया। अब हम लोग को एक समान अधिकार है कि नहीं है? जितना तुम्हारा अधिकार है देश के अंदर में, उतना इसका अधिकार है और इतना ही मेरा अधिकार भी है, ठीक है। उतना ही प्रधानमंत्री मोदी का भी अधिकार है, उसको विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। बात है समझ में? सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री है, ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री का मामला है, उसके बाद सब हाँ पैसा का मामला नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जितना अधिकार प्रधानमंत्री का है उतना ही अधिकार आपका भी है, उतना अधिकार मेरा भी है, क्योंकि वो भी देश के क्या है, नागरिक है, और हम भी देश के नागरिक हैं। वो प्रधानमंत्री आज हैं, 5 साल के बाद हट जाएंगे, दूसरा बन जाएगा, तो ना प्रधानमंत्री हो गया, समझे ना। तो सब नागरिक का समान अधिकार है, विशेष अधिकार है, बोलने का हर किसी को आजादी है कि नहीं है, कहीं जाने का अधिकार है। तो भारत के अंदर में भी जो समानता का अधिकार है, मतलब किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को कोई विशेष अधिकार नहीं है। यहाँ पर सब जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक समान अधिकार है, एक बराबर अधिकार है। बात आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि समक्ष समानता का जो कानून लाया गया, तो वहां पर क्या किया गया, समानता का अधिकार दिया गया, सबको एक बराबर। जैसे कि इस सिद्धांत में, इस थ्योरी में, इस जो कानून पास हुआ इसमें क्या किया गया, सबको समान अधिकार, सबको बराबर अधिकार दिया गया। फिर जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक प्रबल थी। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। देखिए जर्मनी क्या है? एक देश है। क्या है? एक देश है। और इटली में, तो इटली भी क्या है? एक देश है। भी बता दिए हैं कि जर्मनी भी देश है और इटली भी देश है। में राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक प्रबल थी। वहां पर क्या था कि जो राष्ट्रवाद का भावना था, किस चीज का भावना था? राष्ट्रवाद का भावना। तो बता दिए कि राष्ट्रवाद का भावना क्या होता है, अपने देश के प्रति प्रेम होता है। इस बात को कितना बार बोलेंगे, ये तो याद हो गया होगा, दोबारा बोलने का जरूरी भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, तो जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक प्रबल थी। जर्मनी एक देश था, इटली एक देश था, वहां पर राष्ट्र की जो भावना था लोगों के अंदर में, अब राष्ट्र का भावना जानवर के अंदर थोड़े हो जाएगा, लोगों के अंदर में होगा। तो राष्ट्र की जो भावना है
वो लोगों के अंदर में क्या थी, प्रबल थी, मतलब कि राष्ट्र का जो भावना था, देश के प्रति जो भावना था वो काफी अधिक था, समझे, काफी अधिक था। कहाँ के लोगों में? इटली एवं जर्मनी के लोगों में, इटली एवं जर्मनी के लोगों में। किसमें? इटली एवं जर्मनी के लोगों में। इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम मेन पॉइंट, इसको लिखना है एग्जाम में जाकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा गया है कि वहाँ दो, अच्छा इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक प्रबल थी। सिंपल सा बात है, जो जर्मनी का लोग था और जो इटली का लोग था, वहाँ के देश में जो लोग था उस समय में, उसके अंदर में राष्ट्र का जो भावना था वो अधिक था। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेंट गणराज्य एवं क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, सिसेल पाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना कर इटली एवं जर्मनी के भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट बात है कि नेपोलियन क्या किया यहाँ पे कि इटली देश में क्या किया, ट्रांसपेडेंट गणराज्य। किस चीज का गणराज्य? ट्रांसपेडेंट गणराज्य, यानी ट्रांसपेडेंट नाम का एक जैसे कि गणराज्य बना दिया। गणराज्य मतलब कि राज्य को मिलाकर के गणराज्य साथ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं कि जो इटली में ट्रांसपेडेंट गणराज्य एवं सिल्से पाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना कर इटली एवं जर्मनी के भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब देख लीजिए यहाँ पर एकीकरण का मतलब समझिए। एकीकरण कहने का मतलब जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। पहले का देश जो था ना, मतलब पहले का जो देश था वो एक में नहीं था, मतलब एगो पूरा देश नहीं हुआ करता था, वो अलग अलग राज्य में बटा हुआ था, ठीक है ना। अब भारत जो था ना वो भी अलग अलग राज्य में बटा हुआ था। क्या था? अलग अलग राज्य में, है ना। और आज भी देखते हैं भारत में बहुत सारा राज्य है, 28 राज्य है ना। तो इसी तरह से पहले भी राज्य अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। तो यहाँ नहीं, 28 को राज्य है अभी, और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स में 28 गो राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सुने तो बढ़ गया, क्या? एक तो बढ़ गया कि दो? अरे बढ़ा नहीं है वो, जैसे कि जम्मू कश्मीर को अभी हटा दिया गया है राज्य से, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो क्या किया, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया, ठीक है। एकीकरण की पृष्ठभूमि यानी कि एक करने का तैयारी शुरू कर दिया। किस चीज का? एक करने का। किस चीज को एक करने का? इटली एवं जर्मनी को एक करने का तैयारी शुरू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या किया, 2 गणराज्य बना दिया, एक ट्रांसपेडेंट गणराज्य और एक ठो सिसेल पाइन गणराज्य, ठीक है। और जर्मनी में क्या बना दिया, राइन संघ बना दिया। राइन संघ की वहां पर जैसे कि स्थापना कर दिया। कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी में क्या किया बताइए? जर्मनी में क्या किया? राइन संघ की स्थापना कर दिया। किस चीज का स्थापना? राइन संघ की स्थापना। और इटली में क्या किया बताइए? ट्रांसपेडेंट गणराज्य एवं सिसिले पाइन गणराज्य जैसे कि स्थापना वहां पर कर दिया, गणराज्य बना दिया वहां पर, यानी कि जोड़ करके। और एक क्या किया, एक जैसे कि गणराज्य बना दिया, यानी कि बहुत सारा राज्य मिला करके एक ठो तैयार कर दिया, जिसको बोला कुंची गणराज्य। और 3 ठो स्टेट मिला देंगे, इसको बोलेंगे कि भाई गणराज्य है, यानी राज्य मिलकर एगो गणराज्य बन गया। गणराज्य कहने का मतलब क्या है, जो 2-3 ठो मिला करके एक ठो बन गया तो गणराज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बताइए कि अगर हम रहते ना नेपोलियन बोनापार्ट, तो हम एक के बार में पूरा चाहते कि जल्दी जल्दी कर दे। नेपोलियन बोनापार्ट थोड़ा टाइम लिया, लेकिन किया ही भी, बहुत अच्छा आदमी है। देखिए अब आगे क्या क्या करता है। ठीक है, ये अभी तक कोई इसका खराब ही नहीं निकला इशू, लेकिन देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट कितना हद तक काम किया है ना। 18वीं शताब्दी आ गया। 18वीं शताब्दी को हम सोच रहे हैं क्या, जो मतलब अगला वीडियो में कैसा रहेगा, क्या ये इसी में हम लोग घसीटेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत नहीं है, समझा। तो इसलिए अच्छा, इसको हम थोड़ा फिर से थोड़ा संक्षिप्त में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो बताइए नेपोलियन बोनापार्ट जो है डायरेक्टरी का शासन समाप्त कब किया? 1799 में। कितना में किया? 1799 में समाप्त कर दिया। फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। बिल्कुल एकदम, फ्रांस का सम्राट कब बना? 1840 में। वेरी गुड। एंड सम्राट के रूप में उन्होंने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चलिए ठीक है। उसके बाद जो है 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत बनाया गया। ये सब तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसने 2 गणराज्य बनाया। कहां पर बनाया बता रहे हैं? जर्मनी में। एक मिनट, नहीं, जर्मनी में नहीं बनाया था, इटली में बनाया था। और उस दोनों गणराज्य का नाम क्या था? ट्रांसपेडेंट गणराज्य और सिसेल पाइन गणराज्य। और जर्मनी में एक राइन संघ की स्थापना किया। कहाँ किया था? जर्मनी में क्या किया था? राइन संघ की स्थापना किया था। और इटली एवं जर्मनी के भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यानी इटली एवं जर्मनी के जो
आने वाली, भावी कहने का मतलब जो होता है आने वाली, भावी वर्ड मतलब आने वाले, मेरे भावी पीढ़ी जो होगी मतलब मेरे आने वाला जनरेशन जो होगा, आने वाला बच्चा जो होगा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी तरह से भावी, भावी कहने का मतलब वो गांव वाला भाभी भी नहीं समझ लेना, या भावी मतलब कि आने वाला, ठीक है, आने वाला। तो हाँ ठीक है, देहात बात वाला नहीं। तो एवं जर्मनी के भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो जो आने वाला वक्त था ना, आने वाला समय था ना, उसमें जर्मनी और इटली को एक करने का जो तैयारी था, उसने पृष्ठभूमि उसका जो अपना जो व्यवस्था बात था, जो नक्शा उक्सा जैसे कि अपना तैयार कर दिया, मतलब कि उस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ठीक है।